हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका क्वेश्चन पेपर है ब्रिटिश पोइट्री का 2024 का आपका क्वेश्चन पेपर है। पेपर कोड आपका हो जाता है A209। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, सभी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे, बाकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको खुद से ही तैयार करने हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आपके 2024 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सेक्शन ए आ जाता है, जिसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिव 2 फीचर्स ऑफ ए लिरिक। तो यहाँ पर आपको लिरिक के 2 विशेषताओं का वर्णन करना है। आपके एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिरिक भी पूछा जा सकता है और फीचर्स ऑफ लिरिक भी पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों का एक ही उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर पहली इसकी विशेषता होती है, इट इज ए शॉर्ट म्यूजिकल पोएम डीलिंग विद ए सिंगल मूड और इमोशन। यानी यह एक लघु गीत है जो संगीत युक्त है और एक भावना अथवा मनस्थिति को प्रकट करता है। दूसरी इसकी विशेषता है, इट इज ए शॉर्ट पोएम यूजुअली डिवाइडेड इनटू स्टेंजाज एंड डायरेक्टली एक्सप्रेसिंग द पोएट्स ओन थॉट एंड सेंटिमेंट्स। यानी यह एक छोटी कविता है जो पद्यांशों में सामान्यतः विभक्त है तथा जो प्रत्यक्ष रूप से कवि के अपने विचारों या भावनाओं को व्यक्त करती है। तो इस प्रकार से आप 2 फीचर्स लिख सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं लिरिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन ए कपलेट। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाता है कि दोहे में कितनी लाइन होती है। इसका आंसर आपको लिखना है, ए कपलेट इज ए यूनिट ऑफ 2 लाइन्स ऑफ पोएट्री। यानी दोहा कविता की 2 पंक्तियों की एक इकाई होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओड्स। यानी आपको ओड्स के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखने हैं। तो ओड कई प्रकार के हो सकते हैं, जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इसका पहला प्रकार होता है द डोरियन और पेंडारिक ओड। दूसरा है द लेस्बियन और होरेशियन ओड। तीसरा है द इंग्लिश और इर्रेगुलर ओड, यानी अंग्रेजी या अनियमित ओड। पीबी शेले रोट ओड टू द वेस्ट वाइंड। कीट्स इज नोन एज ए कंपोजर ऑफ ओड्स इन इंग्लिश लिटरेचर। यानी पीबी शेले ने ओड टू द वेस्ट वाइंड लिखा। कीट्स अंग्रेजी साहित्य में ओड लिखने के लिए विख्यात रहा है। तो इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि ओड टू द वेस्ट वाइंड किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये पीबी शेले के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, व्हाट इज स्पेशल अबाउट ए बैलेड। इसका आंसर है, लिटरेरी बैलेड मीन्स ए डांसिंग सॉन्ग, ए सॉन्ग टू बी संग बाय डांसर्स। जोसेफ एडिसन called ballads as the darling song of the common people. A ballad is composed in simple stanzas, generally of 2 or 4 lines. इसका हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। साहित्यिक परिभाषा के अनुसार बेलड यानी इसे हिंदी में गाथा गीत कहा जाता है, एक नृत्य गीत है जो नर्तकों के साथ गाया जाता है। जोसेफ एडिसन ने गाथा गीत को सामान्य लोगों का प्रिय गीत बताया है। गाथा गीत सामान्यतः साधारण गद्यांशों में 2 या 4 पंक्तियों में लिखा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बेलड होता है वह 2 या 4 पंक्तियों में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, व्हाट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एपिक। यानी यहाँ पर आपको एपिक के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिखना है, या आप कह सकते हैं आपको एपिक की विशेषताएं लिखनी है। इसका आंसर हो जाएगा, एपिक इज ट्रूली ए नैरेटिव पोएम। यानी वास्तविक अर्थों में जो है महाकाव्य है, एक वर्णनात्मक कविता है। समटाइम इट मे बी ए साइकिल ऑफ पोएम्स डीलिंग विद सम ग्रेट डीड, ऑफन द फाउंडिंग ऑफ ए नेशन और द फॉरगिंग ऑफ नेशनल यूनिटी। यानी कभी कभी यह अनेक कविताओं का मिला जुला रूप होता है, जिसमें किसी बड़े कार्य की भावभूति का चित्रांकन किया जाता है। इसमें प्राय किसी राष्ट्र निर्माण की योजना रहती है या राष्ट्रीय एकता का प्रतिबिंबन होता है। एंड रिलीजियस और कॉस्मोलॉजिकल थीम्स आर यूज्ड फ्रिक्वेंटली। यानी धार्मिकता और सार्वभौमिक तत्वों का समावेश इसमें बहुतायत रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर, हाउ मेनी कैरेक्टर्स स्पीक इन ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग में कितने पात्र बोलते हैं। तो आपको इसका सिंपल सा आंसर लिखना है, ए सिंगल कैरेक्टर स्पीक्स इन ए ड्रामेटिक मोनोलॉग।
इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, व्हाट इज ए पेस्टोरल एलिजी, यानी पेस्टोरल शोक गीत क्या है। इसका आंसर है यहाँ पर, द पेस्टोरल एलिजी इज ए पोएम अबाउट बोथ डेथ एंड आइडलिक रूरल लाइफ। ऑफन द पेस्टोरल एलिजी फीचर्स शेफर्ड्स, यानी इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा, देहाती शोक गीत मृत्यु और रमणीय यानी सुखद ग्रामीण जीवन दोनों के बारे में एक कविता है। अक्सर देहाती शोक गीत में चरवाहों को दिखाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, हु इज ओजीमेंडियस, यानी ओजीमेंडियस कौन है। इसका उत्तर हो जाएगा, ओzymandias was the name given to a hugely powerful 13th century BC Egyptian king. It appears that the once magnificent tomb of the pharaoh now lies broken in the desert sands. Only two trunkless legs remain, and the shattered visage half hidden in the sand. इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा, ओzymandias नाम एक बहुत शक्तिशाली 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व मिस्र के राजा को दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि फराव का एक बार का शानदार मकबरा अब रेगिस्तान की रेत में टूटा पड़ा है। केवल दो धड़ रहित पैर बचे हैं और एक टूटा हुआ चेहरा रेत में आधा छिपा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, हाउ ओल्ड इज द यंग गर्ल इन दी पोएम वी आर सेवन। तो आपको इसका उत्तर लिखना है, द यंग गर्ल इन दी पोएम वी आर सेवन वाज 8 ईयर ओल्ड, यानी वी आर सेवन में जो लड़की थी वे 8 साल की थी, उसकी उम्र केवल 8 वर्ष थी। यही प्रश्न में पूछा गया है कि वी आर सेवन कविता में जो छोटी लड़की है उसकी उम्र कितनी है। तो जो छोटी लड़की है उसकी उम्र 8 वर्ष है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस नेचर स्पेक द वर्क वाज डन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। यानी 10 नेचर स्पेक द वर्क वाज डन, यहाँ पर पंक्ति दी गई है, आपको इस पंक्ति का अर्थ लिखना है कि इस पंक्ति का क्या अर्थ है। इसका आंसर है, नेचर्स वर्क ऑफ एजुकेटिंग लूसी वाज ओवर, नेचर ब्रोट हर अप इनटू ए ब्यूटीफुल मैड बट शी डाइड वेरी सून, शी डिजर्टेड poet life because she was the only source of inspiration for him. She has left her memory only in the poet's heart and she will never return. यानी इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा, लूसी को शिक्षित करने का प्रकृति का काम पूरा हो चुका था। प्रकृति ने उसे एक सुंदर दासी के रूप में पाला था, लेकिन वह बहुत जल्दी मर गई। वह कवि के जीवन से दूर चली गई क्योंकि वह उसके लिए प्रेरणा का एकमात्र स्रोत थी। वह कवि के दिल में केवल अपनी याद छोड़ गई है और वह कभी वापस नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन बी आ जाता है, जिसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है, व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ लाइफ इन द पोएम टू ए स्काईलार्क। इसका हिंदी में अर्थ है, टू ए स्काईलार्क कविता में जीवन का दर्शन क्या है। इसका आंसर हो जाएगा, Though Shelley never wanted nature to be his teacher, as Wordsworth did, yet in the poem To a Skylark, he wants to learn from the bird its likeness, its music, its ideal world, the way leading to its joy and half the gladness that its band must know. इन पंक्तियों का हिंदी में अर्थ है, यद्यपि शेले ने वर्ड्सवर्थ की भांति टू ए स्काईलार्क कविता में प्रकृति को कभी भी अपना शिक्षक होना स्वीकार नहीं किया। वह पक्षी से समानता, संगीत, आदर्श दुनिया उसे अपने मन में समाई खुशी का आधा ही भाग देना स्वीकार करता है। द पोएट डज नॉट नो व्हाट द बर्ड इज एंड व्हाट इज मोस्ट लाइक इट। द लाइकलीहुड इज suggested by a poet hidden in the light of thought, a high-born maiden, glowworm, rose, etc. Its music surpasses all joyous, clear and fresh things. In its ideal world, shadow of annoyance never comes. Its skill is better than all treasures that in books are found. If the poet knows half the gladness of the bird, his song will become perfect and the world should listen then. इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा, कवि नहीं जानता कि पक्षी क्या है और इसके समान सबसे ज्यादा कौन है। कवि के द्वारा सुझाई गई समानताएं हैं,
कवि अपने विचारों में छुपा रहता है, उच्च कुल में पैदा हुई युवती, जुगनू गुलाब आदि। इसका संगीत सभी खुशियों, साफ और शुद्ध चीजों से आगे निकल जाता है। इसकी आदर्श दुनिया में क्रोध की छाया कभी नहीं आती। इसकी कुशलता पुस्तकों में पाए जाने वाले सभी खजानों से अच्छी है। यदि कवि को यह पता होता कि पक्षी की आधी खुशी भी उसे मिल जाती तो उसका गीत पूर्ण होता तथा दुनिया उसे सुनती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, यह अथवा में पूछा गया था। व्हाट ए शॉर्ट नोट ऑन वर्ड्सवर्थ फिलोसॉफी ऑफ नेचर। इसका हिंदी में अर्थ है, वर्ड्सवर्थ के प्रकृति के दर्शन पर कितना संक्षिप्त नोट्स है। इसका आंसर सबसे पहले हम यहाँ पर इंग्लिश में देखेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ, ए प्रोमिनेंट फिगर इन द रोमांटिक लिटरेरी मूवमेंट, हेल्ड ए profound philosophy of nature. His views are encapsulated in his poetry, particularly in his collection Lyrical Ballads. Wordsworth believed that nature was a source of spiritual inspiration and moral wisdom. He saw nature as a teacher, a healer, and a source of solace for the human soul. Wordsworth emphasized the importance of connecting with nature to achieve a deeper understanding of life and to find solace in times of turmoil. He believed that the nature had a profound impact on human emotions and moral development. His philosophy of nature also emphasized the idea of sublime, where nature's grandeur and beauty evoke powerful emotions and the essence of in individuals. In summary, Wordsworth's a philosophy of nature centered on the belief that nature was not just a physical entity but a spiritual and moral force that could guide and inspire individuals towards a deeper understanding of themselves and the world around them. इसका हम हिंदी में अर्थ इस प्रकार से समझेंगे। रोमांटिक साहित्यिक आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति के बारे में गहन दर्शन रखा। उनके विचार उनकी कविताओं में समाहित हैं, खासकर उनके संग्रह लिरिकल बैलड्स में। वर्ड्सवर्थ का मानना था कि प्रकृति आध्यात्मिक प्रेरणा और नैतिक ज्ञान का स्रोत है। उन्होंने प्रकृति को एक शिक्षक, एक उपचारक और मानव आत्मा के लिए सांत्वना के स्वरूप में देखा। वर्ड्सवर्थ ने जीवन की गहरी समझ हासिल करने और उथल पुथल के समय में सांत्वना पाने के लिए प्रकृति से जुड़ने के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि प्रकृति का मानवीय भावनाओं और नैतिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रकृति के बारे में उनके दर्शन ने उदात्त के विचार पर भी जोर दिया, जहां प्रकृति की भव्यता और सुंदरता व्यक्तियों में शक्तिशाली भावनाओं और विस्मय की भावना को जगाती है। संक्षेप में कह सकते हैं, वर्ड्सवर्थ का प्रकृति दर्शन इस विश्वास पर केंद्रित था कि प्रकृति केवल एक भौतिक इकाई नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति है जो व्यक्तियों को खुद को और उनके आसपास की दुनिया को गहराई से समझने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरित कर सकती है। इसके बाद सेक्शन सी आ जाता है, जिसमें आपके एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी यहाँ पर लिखा गया है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एडिंग क्रिटिकल कमेंट्स वेयर एवर नेसेसरी। यहाँ पर आपको 2 पदांश दिए जाते हैं जिनमें से आपको एक का ही उत्तर लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, टीच अस स्पिरिट और बर्ड। यहाँ पर अंतिम पंक्ति आप देख सकते हैं, दैट पेंटेड फॉर ए फ्लड ऑफ रैप्चर सो डिवाइन। तो सबसे पहले आपको इन पंक्तियों का संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको इसके पाठ और लेखक का नाम लिखना होता है। तो इसके रेफरेंस में आपको लिखना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द टाइटल टू ए स्काईलार्क रिटन बाय पीबी शेले। इसके बाद आपको इसका एक्सप्लेनेशन करना होता है। तो एक्सप्लेनेशन में आपको लिखना है, शेले इज सो एंचेटेड एंड enraptured by the bird's song that he wants to know what inspires it. He is still not certain whether the bird is really a bird or a pure soul. He asks the skylark to teach him the sweet thoughts that are in its soul. He has never heard human beings singing such a beautiful songs, even in praise of love or wine. Love and wine are 2 subjects about which human beings have sung beautiful songs. These subjects fill man's heart
With joy, he becomes so excited in praising them that he breathes quickly. But even these songs are not so beautiful as the birds song. तो हम इसकी व्याख्या हिंदी में देखेंगे। हिंदी में इसकी व्याख्या किस प्रकार से है। तो पक्षी के गीत के माधुर्य से प्रभावित होकर शेले इन पंक्तियों में यह जानना चाहता है कि उसे प्रेरित करने वाली वस्तु कौन सी है। वह अबाबिल से प्रार्थना करता है कि वह उसे उन सुंदर विचारों से परिचित करा दे जो उसके मन में बसे हैं। उसने मनुष्यों को प्रेम या मदिरा की प्रशंसा में भी इतने सुंदर गीत नहीं गाते सुना। ऐसे गीत गाते समय मनुष्य उत्तेजित होकर हाँफने लगता है, परंतु यह गीत भी पक्षी के गीत के सौंदर्य स्तर को नहीं छू पाते। उसे लगता है कि पक्षी के गीत के पीछे अवश्य कोई दिव्य प्रेरणा होगी और उसके विचारों में असीम पवित्रता होगी। प्यार अथवा मदिरा की प्रशंसा से आशय वीनस को संबोधित गीतों से हैं जो प्रेम की देवी की प्रशंसा में गाए जाते थे, तथा बैक्कनल हिम्स से है जो मदिरा के देवता बैकुस की प्रशंसा में गाए जाते थे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कुछ पंक्तियां दी गई है अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है। इन दोनों पंक्तियों में से आपको केवल एक का ही संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंक्तियां दी गई है। ओ सॉफ्ट एम्बेलमर ऑफ द स्टिल मिडनाइट, और अंतिम पंक्ति दी गई है एंड सेडेड इन फॉरगेटफुलनेस डिवाइन। तो मैं आपको इसका संदर्भ बता देता हूँ, यानी आपको रेफरेंस में इसके लिखना है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द टाइटल टू स्लीप रिटन बाय जॉन कीट्स। तो इन पंक्तियों का आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। दिस पोएम इज अबाउट द लॉन्गिंग टू एस्केप फिजिकल and emotional suffering. Keats expresses deep anguish which appears to be a combination of bodily pain accompanied by thoughts and memories which torment him. As he lies awake in bed, he longs for the forgetfulness of sleep, but sleep eludes him. हिंदी में इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह कविता भौतिक व भावात्मक दुखों से मुक्ति के लिए पलायन की उत्कंठा को प्रतिबिंबित करती है। किट्स गहराई से दुख की अभिव्यक्ति करता है जो शारीरिक के साथ ही विचारों व यादों का दुखद पहलू है जिसको वो स्वयं भोगता रहा है। जैसे ही वो सोकर जागता है उसकी चाहत बलवती होने लगती है कि वो सब कुछ विस्मृत कर पुनः निद्रा में लीन हो जाए, लेकिन निद्रा तो उसे केवल ललचाती ही रहती है। इसके बाद सेक्शन डी आ जाता है जिसमें आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इनके आंसर खुद से ही ढूंढ लेने हैं या आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, आप मॉडल में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज आर ड्रामेटिक मोनोलॉग, डिस्कस ब्राउनिंग एज ए राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। अथवा में पूछा गया है, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स इन ग्रेज एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड। सेक्शन ई है जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, give a critical appreciation of Tennyson's poem Ulysses or critically analyze the poem Rugby Chapel by Matthew Arnold। तो यह आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनके आधार पर भी आपके इस वर्ष भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो आपको सभी क्वेश्चन का भलीभांति रिवीजन जरूर करके जाना है। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।